तो बेटा पिछले लेक्चर में सेट्स के बारे में आसान आसान चीजें कर ली थी हमने। सेट्स के बारे में आसान आसान चीजें कर ली थी, कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी, कुछ नए वर्ड्स थे, वो सीख लिए थे आपने। ठीक है, आज इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं हम। आज हम सेट्स से रिलेशन की तरफ और फिर रिलेशन से फंक्शन की तरफ जाने वाले हैं। बेटा 12th क्लास में पूरा का पूरा एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस पे, जो कि 1.5 महीने चलता है। बट अभी मैं वो पूरा चैप्टर नहीं कराने वाला आपको। 12th क्लास में मैथ्स में पूरा का पूरा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है ऑलमोस्ट 12th क्लास का। वो 1.5 महीने पढ़ना पड़ता है हमें उसे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट उस चैप्टर को मैं पूरा नहीं कराऊंगा अभी, केवल उतना कराऊंगा जितना जरूरत है, पूरा डिटेल नहीं करा सकता मैं अभी। अभी मैं सारे के सारे फंक्शंस जो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे उन सारे फंक्शंस के बारे में बात नहीं कर सकता। कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में बात शुरू करेंगे बेटा, जो कि हमें अलजेब्रा में डील करना पड़ेगा। जिन फंक्शंस अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में जिनको डील करना पड़ेगा, तो एक तरीके से 12th क्लास का जो फंक्शंस का चैप्टर है, 12th क्लास में सेकंड चैप्टर करेंगे बेटा फंक्शंस। तो 12th क्लास में जो फंक्शंस का चैप्टर है उसका एक तरीके से शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप है, क्योंकि पूरा का पूरा तो डिटेल में हम तब करेंगे, लेकिन हमें अभी भी रिक्वायरमेंट आने वाली है, उसकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट आने वाली है। इसलिए मैं अभी जो कराऊंगा आपको वो पूरा डिटेल नहीं है, बट जितनी ज़रूरत है उतना ही करने वाले हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए। क्योंकि 11th क्लास में हम अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं ना बेसिकली, और ज्योमेट्री ऑब्वियसली। तो क्या होता है रिलेशन और क्या होता है फंक्शन, तो उसके लिए 2 क्लास से आपको सेट्स पढ़ाया जा रहा था। सेट्स पढ़ाया गया आपको, ठीक है। सेट्स पढ़ा आपने। सेट्स इज व्हाट? सेट्स इज सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कैन बी कलेक्शन ऑफ नंबर्स which must be well defined and well distinguished। एक सेट में हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट रखते हैं यूजुअली हम, मतलब अलग अलग रखते हैं, रिपीटिशन नहीं करते एलिमेंट्स का। याद है हमें जो डील करना है बेटा मैथ्स में फिलहाल, वो डील करना है नंबर्स के सेट्स को। नंबर्स के सेट्स को हमें डील करना है। तो इमेजिन करिए एक सेट है ए, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। सेट ए में कुछ नंबर्स हैं, सेट ए में कुछ नंबर्स हैं और सेट बी में कुछ नंबर्स। सेट ए में मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 फॉर एग्जाम्पल। ये 4 नंबर्स हैं। A1 कुछ होगा, जैसे 5 हो सकता है, A2 कुछ होगा, A3 कुछ होगा, A4 कुछ होगा। अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं नंबर्स को। तो कैपिटल ए सेट में ये 4 एलिमेंट्स हैं, वही कैपिटल बी सेट में एलिमेंट्स हैं B1, B2, B3 फॉर एग्जाम्पल, 3 एलिमेंट्स। तो एक डेफिनेशन लास्ट लेक्चर के एंड में की थी हमने सेट से रिलेटेड, वहीं से आगे बढ़ना शुरू करेंगे बेटा आज। और वो डेफिनेशन थी प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब सेट नंबर नहीं होता है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना आता है हमको। सेट इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो जब हम बोलते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एक नया सेट मिलता है। ए क्रॉस बी भी क्या होता है? एक नया सेट। उस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? तो उस सेट में एलिमेंट्स होते हैं बेटा, अगर ए से आपने A1 लिया तो बी से B1 ले सकते हैं। तो पहला एलिमेंट हो गया A1 B1। बट ए से अगर आपने A1 लिया तो बी से B2 भी ले सकते हैं। मतलब आपको सेट
ए सेट से एक एलिमेंट चूज करना है और सेट बी से भी एक एलिमेंट चूज करना है, और सारी पॉसिबिलिटीज जितनी हो सकती हैं वो सब लिख देनी है। तो पहली आ गई बेटा A1 कॉमा B1, अगली बताएंगे क्या A1 कॉमा B2। सिस्टमैटिकली चलिए, मैथ्स में सिस्टमैटिकली चलना बहुत जरूरी होता है। यानी A1 B1 के बाद आप बोलते हैं A4 B2, नहीं, ऑर्डर में चलिए। A1 B1 के बाद क्या बेटा A1 B2, अगला A1 B3। A1 वाले खत्म हो गए, A1 हो गया ना। अब A2 पे पहुंचते हैं, बोलिए A2 B1, फिर बोलिए A2 B2, फिर बोलिए A2 B3। अब और A3 B1, A3 B1, फिर A3 B2, फिर A3 B3। ठीक हो गया भाई, बचा कोई और? बचा, हाँ बचा अभी भी कौन? A4 की मैपिंग बची है, क्या हो गया A4 B1, A4 B2, A4 B, हो गए सब खत्म, सारी मैपिंग्स हो गई। इनको हम बोलते हैं मैपिंग्स। A क्रॉस B which is Cartesian product of two sets, what does it gives us? It gives us a new set, एक नया सेट मिलता है हमको। उस नए सेट का हर एलिमेंट ओरिजिनल सेट्स के पेयर, ओरिजिनल सेट से पेयर है, मतलब सेट ए से एक एलिमेंट और सेट बी से दूसरा एलिमेंट, एक पेयर बन गया। तो ए क्रॉस बी पेयर्स का सेट है। ए में एलिमेंट्स थे, बी में एलिमेंट्स थे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इंडिविजुअल नंबर्स। ए क्रॉस बी में इंडिविजुअल नंबर्स नहीं है, ए क्रॉस बी में क्या है बेटा पेयर्स, पेयर ऑफ नंबर्स हैं, जिसमें से पहला नंबर आ रहा है सेट ए में से और दूसरा नंबर आ रहा है सेट बी में से। इसको क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, या सिंपली प्रोडक्ट ऑफ सेट भी बोलते। तो दो सेट के प्रोडक्ट से, दो सेट के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है एक नया सेट मिलता है, और उस नए सेट के एलिमेंट्स एक्चुअली पेयर, पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी होता है। ठीक है, अब आगे से मैं कुछ नए चीजें बोलने वाला हूं। ये जो पहला सेट है ना मेरा, मैं उसको बोलने वाला हूं इनपुट सेट। क्या बोलने वाला हूं इसको इनपुट सेट। और जो दूसरा सेट है मेरा उसको क्या बोलने वाला हूं आउटपुट सेट। इनपुट एंड आउटपुट, मैथ्स में इसी में डील करना पड़ता है हमें बहुत ज्यादा। फंक्शन जब हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, फंक्शन यही काम करेगा, इनपुट से एक नंबर लेगा, उसके साथ कुछ छेड़खानी करेगा और आउटपुट का एक नंबर दे देगा। तो इनपुट सेट आउटपुट सेट, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल गया मुझे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या मिल गया बेटा इनपुट सेट का एक एलिमेंट है और आउटपुट सेट का एक एलिमेंट है, उसके हर पेयर में। और पहले हमने इनपुट सेट का एलिमेंट लिखा है कॉमा करके, बाद में आउटपुट सेट का एलिमेंट लिखा है। एक तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ मैपिंग हैं, सारी पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट है मैपिंग की। तो यहीं से आता है रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या है सबसेट। व्हाट इज रिलेशन? डेफिनेशन दिमाग में बैठा लेनी बेटा। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज
subset of Cartesian product. Relation is a subset of Cartesian product. मतलब क्या हुआ बेटा इस बात का? Relation is a subset of Cartesian product satisfying some conditions. कुछ conditions को satisfy करेगा. वो condition हम mention करेंगे. जैसे मेरी condition हो सकती है कि मैपिंग ऐसी हो कि सेट ए का जो सबस्क्रिप्ट है वो सेट बी के सबस्क्रिप्ट मतलब ये 1 2 3 कि सेट बी के सबस्क्रिप्ट के बराबर ही हो, तो फिर क्या क्या मैपिंग होंगी? केवल A1 B1, A2 B2, A3 B3, बस तीन ही मैपिंग, मतलब तीन ही एलिमेंट होंगे उस मैपिंग में, होंगे ना। एक मैं कंडीशन लगा सकता हूं कि जो इनपुट सेट हैं उनके सबस्क्रिप्ट इवन नंबर दो केवल, तो उससे क्या क्या मिल सकते हैं मुझे? A2 A1 का नहीं मिल सकता, A2 B1, A2 B2, A3 B3, A2 B4, A2 B3, A2 B4 एंड A4 B1, A4 B2, A4 B3 एंड A4 B4। लेकिन जो भी रिलेशन में एलिमेंट्स होंगे बेटा वो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे नहीं होंगे? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है रिलेशन। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारी पॉसिबिलिटीज हैं, सारी मैपिंग्स अवेलेबल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो मैपिंग्स पॉसिबल हैं, ये मैपिंग से दिखा रहा हूं, सारी मैपिंग प्रेजेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारी मैपिंग्स प्रेजेंट हैं, लेकिन रिलेशन में सारी मैपिंग प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है। तो बेटा रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट्स की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, इसको क्या पढ़ते हैं हम? क्या है ये? सबसेट। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। R1 रिलेशन हो सकता है, फिर R2 रिलेशन हो सकता है, सेम सेट्स के बीच में, सेम सेट्स के बीच में R1 रिलेशन हो सकता है, R2 रिलेशन हो सकता है, अलग अलग रिलेशन हो सकते हैं। बहुत सारे रिलेशन पॉसिबल है बेटा, है नहीं है? मेरे रिलेशन में इनमें से मैं एलिमेंट चूज कर सकता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। जैसे हो सकता है केवल ये तीन एलिमेंट हो, इन तीन एलिमेंट का एक रिलेशन बन रहा हो। कोई दूसरा रिलेशन है उसमें ये 5 एलिमेंट हो, ये 5 एलिमेंट का अलग रिलेशन बन रहा होगा। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स satisfying some given condition, satisfying some given condition। ये नोट कर लिया क्या रिलेशन का मीनिंग बेटा? तो रिलेशन में कैसी भी मैपिंग अलाउड होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये हो गया था लास्ट लेक्चर में, ये भी हो गया था ना। अब जैसे यहां पर ये इनपुट है, ये x इनपुट सेट है, y आउटपुट सेट है। इनपुट में है -2, -2, 0, 1, 3, ठीक है। आउटपुट में 1, -2, 1 आउटपुट दे रहा है, 1 के साथ मैप्ड है, बट -2 3 के साथ भी मैप्ड है, -2 2 नंबर्स के साथ मैप्ड है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 0 -3 के साथ मैप्ड है, 1 4 के साथ मैप्ड है एंड 3 1 के साथ मैप्ड है। ठीक हो गया। इस बात को ग्राफ में ऐसे दिखा सकते हैं हम। ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं? इसी टेबल को, इनपुट आउटपुट की टेबल को, ग्राफ में इनपुट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्लॉट होगा, आउटपुट वर्टिकल एक्सिस में प्लॉट होगा। -2, 1, -2, 1 ये पॉइंट पहले वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। -2, 3 ये वाला पॉइंट दूसरी मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0, -3 ये वाला पॉइंट तीसरी मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1, 4 ये चौथी मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 3, 1 ये पांचवी मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक रिलेशन हो गया बेटा। रिलेशन है नहीं है? रिलेशन है।
इसी रिलेशन को यहां पर ऐसे मैपिंग से भी दिखाया जा सकता है कि -2 वाला जो है, -2 वाला जो है वो 1 से भी मैप्ड है और 3 से भी मैप्ड है, 1 और 3 दोनों से मैप्ड है, और 0 वाला -3 से मैप्ड है, 1 वाला 4 से मैप्ड है और 3 वाला 1 से मैप्ड है। ठीक हो गया? ठीक है। नाउ total number of relation that can be defined from set A to set B is the number of possible subsets of A and B। बेटा ये मैं पढ़ाऊंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है, इसकी डिटेल ये लिख के दे दिया है अभी, बट डिटेल हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे। इसकी चैप्टर का नाम होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उस पर, ठीक है। पीएनसी में मैं डिटेल में ये फॉर्मूले बताऊंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी is number of elements in A multiplied by number of elements in B। P था A सेट में जितने एलिमेंट्स थे, Q था B सेट में जो एलिमेंट्स थे, एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 to the power P into Q। अभी केवल फॉर्मूला देख लीजिए, डिटेल हम पीएनसी में करेंगे जब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर आएगा। और इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, हाँ इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, सिंपल सी बात है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। नाउ अगर एक रिलेशन है आर रिलेशन में फॉर एग्जाम्पल A1 B1 एलिमेंट है, A2 B3 एलिमेंट है, फिर A1 B4 एलिमेंट है एंड A3 B2 एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट्स है बेटा, ये एलिमेंट्स है मेरे इस रिलेशन में। तो इनवर्स रिलेशन किसे बोला जाता है? इनवर्स रिलेशन को दिखाने का तरीका है, आर रिलेशन था, आर के ऊपर -1 लिख दिया, पावर रेज नहीं किया मैंने, क्या पढ़ेंगे इसे? आर इनवर्स या इनवर्स ऑफ आर इनवर्स। तो आर इनवर्स एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें इनपुट और आउटपुट इंटरचेंज हो जाएंगे। रिलेशन के लिए इनपुट सेट कैपिटल ए से था और आउटपुट सेट कैपिटल बी के एलिमेंट्स थे। आर इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा? अब इनपुट सेट बी से आएगा, इनपुट एलिमेंट बी से आएगा और आउटपुट एलिमेंट ए से। तो बस इसका उल्टा, मतलब ऑर्डर उल्टा कर देंगे। अभी A1 इनपुट था तो B1 आउटपुट था, आर इनवर्स में क्या हो जाएगा? B1 इनपुट हो जाएगा और A1 आउटपुट हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा आर इनवर्स का? दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? B3 A2। तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा? B4 A1 एंड लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? B2 A3। तो ये वाला रिलेशन इस वाले रिलेशन का क्या है बेटा? इस वाले रिलेशन का क्या है? इनवर्स। बस इनवर्स रिलेशन में क्या इनवर्स हो जा रहा है? इनपुट और आउटपुट इनवर्स हो जा रहे हैं। इनवर्स मतलब उल्टा हो जाना। जो ओरिजिनल रिलेशन में इनपुट सेट था वो इनवर्स रिलेशन में आउटपुट सेट हो जाएगा, और जो ओरिजिनल रिलेशन में आउटपुट सेट था वो इसमें इनपुट सेट हो जाएगा। ये समझे क्या? हाँ भाई, ये बात समझ में आई? बढ़ोगे आगे? आगे बढ़ो, आराम से देखेंगे हम इनवर्स को फंक्शंस में खासकर। बढ़ो आगे, रिलेशन समझ में आया? टाइप्स ऑफ रिलेशन हम 12th क्लास में पढ़ेंगे बेटा। टाइप्स ऑफ रिलेशन 12th क्लास में पढ़ेंगे। होते हैं अलग अलग टाइप के रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, और एक और होता है, क्या नाम है उसका? ट्रांजिटिव। तब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा रही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो हम जो मुद्दे की बात है उस पर आते हैं। मुद्दे की बात है बेटा फंक्शंस, हमें बात करनी है फंक्शंस की। रिलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? फंक्शंस। क्योंकि अभी जो 11th क्लास में हम पढ़ाई करने वाले हैं, हम एल्जेब्रिक फंक्शंस को डील करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील करने वाले हैं, कभी कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी डील करेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन को डील करेंगे। तो 4 टाइप के फंक्शन हमें 11th क्लास में डील करना सीखना है। 5वां फंक्शन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हम 12th क्लास में सीखेंगे, क्योंकि उसको सीखने के लिए थोड़ा 11th क्लास अच्छे से आनी चाहिए, तभी वो सीख सकते हैं।
तो कौन कौन से फंक्शंस हम डील करने वाले हैं बेटा 11th क्लास में? 4 फंक्शंस को डील करने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे कॉमन एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल और फिर लॉगरिथम। इन 4 टाइप के फंक्शंस को हम डील करने वाले हैं। बल्कि लॉगरिथम तो हम जस्ट इसके बाद भी करेंगे, सेट्स के जस्ट बाद क्या करेंगे? लॉगरिथम डिटेल में करेंगे लॉगरिथम। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एल्जेब्रिक फंक्शंस को करेंगे। बट उससे पहले आज हमें बात करनी है, आज हमें नॉलेज गेन करनी है कि फंक्शंस होते क्या हैं, व्हाट इज फंक्शन। और ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में ये बार बार आता है ये वर्ड फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन? व्हाट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन? तो फंक्शन को समझना है बेटा आपको, तो फंक्शंस के बारे में कुछ बातें जरा करते हैं। सबसे पहली बात, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन सेटिस्फाइंग 2 कंडीशंस। 2 कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तब और तब मैं एक रिलेशन को फंक्शन बोल सकता हूं। मतलब एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, या फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन सेटिस्फाइंग 2 स्पेशल कंडीशंस। ध्यान से सुनेंगे बेटा ये कंडीशंस। पहली कंडीशन है all the elements in the input set must be mapped. पहली कंडीशन, इनपुट सेट से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। रिलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। रिलेशन में हो सकता है मैं इनपुट सेट का कोई एलिमेंट छोड़ दूं, बिल्कुल छोड़ सकता हूं, बट फंक्शन में एक कंडीशन है, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है फंक्शन होने के लिए किसी रिलेशन को? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनपुट सेट मस्ट बी मैप। आउटपुट सेट के सारे मैप होने जरूरी नहीं है, इनपुट सेट के सारे मैप होने जरूरी है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 1 एलिमेंट ऑफ इनपुट सेट मस्ट बी मैप्ड विथ 1 एलिमेंट ऑफ आउटपुट सेट। मतलब 1 element of input set cannot be mapped with multiple element of outputs। जैसे एलिमेंट है इनपुट सेट का A1, आउटपुट सेट में एलिमेंट्स प्रेजेंट है B1, B2, B3। A1 B1 से मैप्ड है, A1 B2 से मैप्ड नहीं होना चाहिए। 1 element of input set cannot be mapped with multiple elements of output set। लेकिन multiple elements of output set, sorry, 1 element of output set can be mapped with multiple element of input set। मतलब अलग अलग इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं, बट एक इनपुट का मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकते। सिंगल इनपुट कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट। फिर से ध्यान से सुनिए, रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है बेटा, ये समझने वाली चीजें हैं और हमेशा के लिए याद रखनी ये चीजें आगे आने वाली पढ़ाई में। मेरे पास 2 सेट्स हैं, इनपुट सेट और आउटपुट सेट। उनमें अलग अलग तरीके से मैपिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सारे मैपिंग्स को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट में से कुछ एलिमेंट्स चूज कर लिए हमने तो हमें रिलेशन मिलेगा, और एक स्पेशल तरीके के रिलेशंस को हम क्या नाम देंगे? फंक्शन। किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे? अगर पहली कंडीशन, फिर से क्या है पहली कंडीशन? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनपुट सेट मस्ट बी मैप। इनपुट में से कोई नहीं छूटना चाहिए। आउटपुट में से छूट सकता है, किसमें से नहीं छूटना चाहिए? इनपुट में से। दूसरी कंडीशन, सिंगल इनपुट कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट। हाँ, मल्टीपल इनपुट्स का सिंगल आउटपुट हो सकता है, सिंगल इनपुट कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट। तो ये बहुत सारी बुकिश लैंग्वेज आपके सामने लिखी होगी, बट मैं जो लिखा रहा हूं उसको अलग से लिखिए, वो याद रखने में हेल्प करेगा आपको। बुकिश लैंग्वेज बहुत बार याद नहीं रह पाती ना, डेफिनेशंस वगैरह, तो लिखेंगे
for a function to be for a relation to be function, it must satisfy two conditions. It must satisfy two conditions. It must satisfy two conditions. For a relation to be function, it must satisfy two conditions. For a relation to be function, it must satisfy two conditions. ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में याद मत रखिए बेटा, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में याद रखिए तो ज्यादा बेटर याद रहेगा। पहली कंडीशन है सारे इनपुट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनपुट मस्ट बी मैप। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनपुट मस्ट बी मैप। ऑल एलिमेंट्स ऑफ इनपुट must be mapped. Must be mapped. या हिंदी में बोले तो इनपुट में से कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, इनपुट के सेट में से कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। आउटपुट में से छूट सकता है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, इनपुट में से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? सिंगल इनपुट कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट। ये लिखेंगे तो सब कुछ आ जाता है उसमें। सिंगल इनपुट कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट। सिंगल इनपुट कैन नॉट हैव, सिंगल इनपुट कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट। सिंगल इनपुट कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट। सिंगल इनपुट कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट। सिंगल इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते। रिलेशन में हो सकते हैं, फंक्शन में नहीं हो सकते। तो बेटा फंक्शन है क्या? तो फंक्शन इज लाइक अ मैथमेटिकल मशीन। फंक्शन इज लाइक अ व्हाट बेटा? फंक्शन इज लाइक अ mathematical machine. What does a machine do? मशीन एक इनपुट लेती है और एक आउटपुट देती है। यही तो काम करती है मशीन। जैसे घर में आपने बहुत सारी मशीनें यूज की होंगी, किचन में करते हैं ना, घर में किचन में मशीनें यूज करते हैं। जैसे एक मशीन है मिक्सर एक मशीन है। मिक्सर क्या करती है? कुछ इनपुट लेती है और एक आउटपुट दे देती है। जैसे आपने टमाटर लिए, मिक्सर में डाले, चला दिया, तो पहले वो टमाटर थे, फिर मिक्सर से निकल के क्या बन गए? वो प्यूरी बन गए। प्यूरी समझते हैं, टोमेटो प्यूरी बन गए वो। तो एक इनपुट था और एक आउटपुट मिल गया आपको। जैसे दूसरी मशीन का एग्जाम्पल दूं मैं, शार्पनर, सिंपल सा शार्पनर। शार्पनर इज ऑल्सो लाइक अ मशीन, है नहीं है? शार्पनर एक इनपुट लेता है। इनपुट क्या है? टूटी हुई पेंसिल। फिर आउटपुट क्या मिल जाता है? शार्पन्ड पेंसिल। व्हाट डज एक मशीन करती क्या है? एक मशीन एक इनपुट लेती है और एक आउटपुट देती है। फंक्शन इज लाइक अ मैथमेटिकल मशीन। क्यों भाई? कोई भी मशीन क्या एक सिंगल इनपुट लेके मल्टीपल आउटपुट दे सकती है? क्या भाई आपने लिया मिक्सर, उसमें डाला टमाटर, तो आपको मिल रही है टोमेटो प्यूरी भी और मिल्क शेक भी। क्या ये दोनों मिल सकते हैं? सिंगल इनपुट से क्या मिलेगा आपको? सिंगल आउटपुट। सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट नहीं मिल सकते मशीन से ना। हाँ, मशीन दो अलग अलग इनपुट्स का सेम आउटपुट दे सकती है, दे सकती नहीं दे सकती है? दो अलग अलग इनपुट्स का सेम आउटपुट दे सकती है। भाई आपके पास शार्पनर है, आपने पेंसिल ली, दो अलग अलग पेंसिल ली, दोनों शार्पन करके एक पेंसिल फॉर एग्जांपल आधी टूटी थी, एक पेंसिल पूरी टूटी थी। आधी टूटी पेंसिल, पूरी टूटी पेंसिल, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है दोनों से?
सेम मिल रहा है, शार्पन पेंसिल मिल रही है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? मशीन डे टू डे लाइफ से लिंक करिए बेटा इसको। मशीन्स क्या करती हैं? मशीन्स एक इनपुट लेती हैं और एक आउटपुट देती हैं। एक इनपुट के दो आउटपुट दे सकती है क्या? या एक इनपुट के 10 आउटपुट दे सकती हैं क्या? नहीं, एक इनपुट का एक ही आउटपुट आएगा। हाँ, दो अलग अलग इनपुट के सेम आउटपुट दे सकती है मशीन, वो दे सकती है। बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं हमारे फंक्शन। फंक्शंस आर लाइक mathematical machines. They will take a number as input and give some number as output. बट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए? एक सिंगल इनपुट का वो एक सिंगल आउटपुट ही देगी, और इनपुट सेट में एक सिंगल इनपुट का मल्टीपल आउटपुट नहीं दे सकती, और इनपुट सेट में जितने भी नंबर्स होंगे सबका आउटपुट देगी, सबका कुछ ना कुछ आउटपुट देगी। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी मेरे रिलेशन ने, तो मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा? एक क्या बन जाएगा? एक फंक्शन। तो जो इनपुट सेट होता है ना बेटा, उसको बोला जाता है डोमेन। क्या बोला जाता है उसे? डोमेन। और जो आउटपुट सेट होता है उसे बोला जाता है कोडोमेन। रेंज नहीं, पूरे आउटपुट सेट को क्या बोला जाता है? कोडोमेन। प्लीज अब आते हैं रेंज पर। रेंज इज द सेट ऑफ आउटपुट। आउटपुट में से जो एलिमेंट्स एक्वायर हो रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला बेटा आउटपुट में से क्या सारे मैप होने जरूरी हैं? क्या इनपुट में से सारे मैप होने जरूरी हैं? हाँ, इनपुट में से सारे मैप होने जरूरी हैं। क्या आउटपुट में सारे मैप होने जरूरी हैं? नहीं, आउटपुट में सारे मैप होने जरूरी नहीं है। तो व्हाट इज रेंज ऑफ अ फंक्शन? रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द वैल्यूज एक्वायर्ड बाय आउटपुट। क्या वो सारी की सारी वैल्यू एक्वायर कर पाए ऐसा जरूरी है? नहीं, कुछ वैल्यूज हो सकता है छूट जाए ना, जैसे यहाँ ये वैल्यूज छूट गई इस मैपिंग में, ये वैल्यूज एक्वायर हो गई, तो जो ये वाला सबसेट है ये रेंज है बेटा, ये रेंज है, और ये पूरा सेट कोडोमेन है। ध्यान से सुनेंगे। ऑल द पॉसिबल आउटपुट्स आर कोडोमेन, बट all the acquired outputs are range. पॉसिबल और एक्वायर्ड समझ रहे हैं क्या? आउटपुट्स जो भी पॉसिबल थे उन सबके सेट को मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? कोडोमेन। बट सारे आउटपुट एक्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सेट ऑफ ऑल द आउटपुट एक्वायर्ड आउटपुट्स, जो आउटपुट एक्वायर हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम? तो फिर से सेट्स की लैंग्वेज में देखें तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, है नहीं है? रेंज इज द सबसेट, आर से रिलेशन नहीं समझेंगे, रेंज है ये। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कभी छोटा सेट हो सकती है कोडोमेन से, बराबर भी हो सकती है। ये समझे, ये लाइन जो बनाई है बेटा याद है? बराबर भी हो सकती है रेंज कोडोमेन के, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन छोटी भी हो सकती है। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। प्लीज ध्यान से, इसमें रशिंग नहीं करनी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल रशिंग नहीं करनी है इसमें। सेट्स तो आसान था, उसमें हम भाग सकते थे, इसमें नहीं भागना है। सेट्स इजी था, फंक्शन मुश्किल है। ध्यान से समझेंगे, चीजों को रिलेट करना सीखेंगे बेटा। What is the function? What is the function? Function is like a mathematical machine. Function क्या है? Mathematical machine है। Function is like a mathematical machine. It will take a number as input and it will give a number as output. But it must satisfy two conditions. क्या है बेटा? दो कंडीशन। पहली कंडीशन, इनपुट सेट में से कोई नहीं छूटना चाहिए। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलिए, जिस लैंग्वेज में आप सोचते हैं उसी लैंग्वेज में बोलिए। इनपुट सेट से कोई नहीं छूटना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, सिंगल इनपुट
के मल्टीपल आउटपुट नहीं होने चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो फंक्शन रहेगा। ठीक है, क्या आउटपुट सेट के एलिमेंट छूट सकते हैं? हाँ। इनपुट सेट को क्या बोलते हैं हम? इनपुट सेट के एलिमेंट्स को एक साथ बोलते हैं डोमेन। आउटपुट सेट के सारे एलिमेंट्स को एक साथ बोलते हैं को डोमेन। और आउटपुट सेट में से जो वैल्यूज एक्वायर हो पा रही हैं उनको क्या बोलेंगे बेटा? रेंज। ठीक है, क्या रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर होगी? क्या रेंज कोडोमेन के बराबर हो सकती है? क्या रेंज कोडोमेन से बड़ी हो सकती है? नहीं, छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती रेंज कोडोमेन से। पढ़ो आगे। जैसे ये डायग्राम देखेंगे, डायग्राम बने होंगे आई थिंक नोट्स में, बने हैं क्या? हाँ, ये वाला डायग्राम, क्या ये फंक्शन है? ये इनपुट सेट ए, आउटपुट सेट बी, ये क्या कंडीशन को वायलेट कर दे रहा है? इनपुट सेट के सारे मैप्ड नहीं है, छूट गए ना, ये वाले एलिमेंट छूट गए, केवल ये 4 एलिमेंट्स मैप्ड हैं, 3 एलिमेंट छूट गए, तो ये फंक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन है? ये भी नहीं है। इसने पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी पर दूसरी वायलेट कर दी उसने। क्या, कौन सी कंडीशन वायलेट कर दी? सिंगल इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स हो गए, तो ये भी फंक्शन नहीं है। रिलेशन है नहीं है दोनों? हाँ रिलेशन है, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन होने में दिक्कत है। बढ़ो आगे। हाँ, डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखेंगे हम, उससे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आते हैं एक बार। ये वाली इस पे, फिर डोमेन और रेंज पे आते हैं, उसके बाद पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन पे आते हैं। तो मैपिंग किस तरीके की है, उसके लिए उसके बेसिस पे हम कुछ कैटेगरी डिवाइड करते हैं फंक्शंस की। ध्यान से देखेंगे फंक्शन की कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है 1 1 1 1 1 to 1 1 1 फंक्शंस। किन फंक्शंस को 1 1 फंक्शंस बोलते हैं? अगर एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिले, एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट तो मिल नहीं सकते, वो तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। लेकिन मल्टीपल इनपुट्स के सेम आउटपुट मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं? जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। एक है 1 1, दूसरा है मैनी 1, तीसरा है 1 मैनी, और चौथा है मैनी मैनी। मतलब क्या है इसका? 1 1 का मतलब है इनपुट का एक एलिमेंट आउटपुट के एक एलिमेंट से मैप्ड होगा। मैनी 1 का मतलब है इनपुट के मैनी एलिमेंट्स आउटपुट के एक एलिमेंट से मैप्ड होंगे। 1 मैनी का मतलब है इनपुट का एक एलिमेंट आउटपुट के मैनी एलिमेंट से मैप्ड होंगे। मैनी मैनी का मतलब हो गया मैनी एलिमेंट्स में से कोई, मैनी मैनी को तो हम बोलते भी नहीं, वो उसी में इंक्लूड हो चुका है। अब बताइए मुझे इन तीनों में से कौन सा फंक्शन की कंडीशन को वायलेट कर रहा है? 1 मैनी वायलेट कर रहा है, तो 1 मैनी की तो बात ही नहीं आएगी। 1 मैनी टाइप का फंक्शन ही नहीं है वो, तो 1 मैनी बोलेंगे ही नहीं हम कभी। तो क्या बोल सकते हैं? या तो 1 1 या मैनी 1। 1 मैनी गलत हो जाएगा। 1 मैनी हुआ मतलब सिंगल इनपुट मैनी आउटपुट से मैप्ड हुआ, तो वो फंक्शन ही नहीं रहा। पहले 1 मैनी तो हटा ही दीजिए दिमाग से। तो दो ही पॉसिबिलिटीज बची, क्या? 1 1 एंड मैनी 1 टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं। 1 1 टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं और मैनी 1 टाइप के फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे नॉन फंक्शन में से अगर मैं आपको बताऊं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जानते हैं फंक्शन? ये एक फंक्शन है, सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट मिलने वाला है, सिंगल इनपुट के मल्टीपल आउटपुट नहीं मिलने वाले ना। यहाँ x की कोई वैल्यू पुट करेंगे
तो y की एक ही वैल्यू मिलेगी, एक से ज्यादा नहीं मिलेंगी बेटा। तो ये फंक्शन है नहीं है? फंक्शन है। ये किस टाइप का फंक्शन है, 1 1 या मैनी वन? ध्यान से सोचिए। लीनियर फंक्शन बोलते हैं इसको। कैसा फंक्शन है? ध्यान से सोचिए। हाँ, मैनी वन। मैनी मैनी इनपुट्स के लिए आपको सेम आउटपुट मिल सकता है। ध्यान से सोचिए, ये 1 1 है। अब इसका ग्राफ आना चाहिए आपको, फिजिक्स में भी पढ़ा था हमने। इसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कैसे पहचानेंगे 1 1 फंक्शंस को और कैसे पहचानेंगे मैनी वन फंक्शंस? ध्यान से समझेंगे। 1 1 फंक्शंस के ग्राफ ऐसे होंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कभी भी उसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेंगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कभी भी एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी। एक पॉइंट पे कट करेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी। लेकिन अगर फंक्शन ऐसा हो गया, फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो गया, जानते हैं क्वाड्रेटिक, तो ये अगर देखें फंक्शन है, ये भी बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि किसी सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट आ रहा है। बट दो अलग अलग इनपुट्स का सेम आउटपुट आ सकता है? आ सकता है, नहीं आ सकता है? x1 का ये आउटपुट, x2 का भी ये आउटपुट। फंक्शन तो है, तब भी फंक्शन की कंडीशन वायलेट नहीं की उसने। बट किस टाइप का फंक्शन हो गया बेटा ये? किस टाइप का फंक्शन है ये, 1 1 या मैनी वन? मैनी वन टाइप का फंक्शन है। और ग्राफ में कैसे पहचानेंगे आप? हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन करिए। अगर एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन ने मेरे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया, तो ऐसे फंक्शंस क्या होंगे बेटा? मैनी वन। समझ रहे हैं? और 1 1 टाइप के फंक्शंस की ग्राफ की क्या खासियत होगी? हॉरिजॉन्टल लाइंस कैन नॉट कट द ग्राफ एट पॉइंट्स ग्रेटर देन 1, मतलब एक से ज्यादा जगह कट नहीं कर सकते। लेकिन मैनी वन फंक्शंस में हॉरिजॉन्टल लाइन कैन कट एट पॉइंट्स मोर देन 1 पॉइंट्स, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर सकते हैं। तब फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? मैनी वन। समझेंगे ध्यान से, 1 1 एंड मैनी वन। क्या है 1 1 का मतलब? क्या है 1 1 का मतलब? एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, दो इनपुट्स के एक आउटपुट नहीं आएंगे। मैनी वन में क्या होगा? मल्टीपल इनपुट्स के सिंगल आउटपुट भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूं बेटा मैं आपको। लीनियर फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है? किस टाइप का फंक्शन है लीनियर फंक्शन? 1 1 है ना। आप एक्स की एक वैल्यू पुट करेंगे, कुछ आउटपुट आएगा, और कुछ भी वैल्यू आप एक्स की पुट कर दीजिए, सेम आउटपुट नहीं आने वाला। आने वाला है क्या? जैसे y इज इक्वल टू 2x सोच लीजिए। x को आपने 0 पुट किया, आउटपुट आया 0। x को 1 पुट किया, आउटपुट आया 2। x को 2 पुट किया, आउटपुट आया 4। क्या कभी और 2 आउटपुट आ सकता है? आ ही नहीं सकता। किसी और इनपुट के लिए 2 आउटपुट आ सकता है क्या? नहीं। लेकिन ये है जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। कैसा होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन? 1 1 है या मैनी वन है? मैनी वन। जैसे x की जगह आप 1 डालें तो आउटपुट 1 आ रहा है, -1 डालें तो भी आउटपुट 1 आ रहा है, 2 डालेंगे तो आउटपुट 4 आ रहा है, -2 डालने पे भी आउटपुट 4 आ रहा है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा? मैनी वन। वहीं ये वाला कैसा फंक्शन था बेटा? 1। समझ में आया? 1 1 मैनी वन। क्या 1 मैनी बोलना सही है? 1 मैनी बोलना ही सही नहीं है। 1 मैनी बोलेंगे ही नहीं कभी हम, या तो 1 1 या मैनी। ठीक हो गया पहला कैटेगराइजेशन, क्लियर है? दूसरा कैटेगराइजेशन, ऑन टू या इनटू। दूसरा कैटेगराइजेशन क्या है बेटा? ऑन टू। वर्ड ध्यान से सुनेंगे, ऑन टू या इनटू।
अब ये डिपेंड करेगा आउटपुट पे, ठीक है, आउटपुट पे डिपेंड करेगा ये कैटेगराइजेशन। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की रेंज और कोडोमेन के बीच। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज छोटा सेट होगा कोडोमेन से, रेंज छोटा सेट होगा ना कोडोमेन से। तो इनटू फंक्शंस किन्हें बोलते हैं? इनटू फंक्शंस किन्हें बोलते हैं? इन 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 मतलब अंदर। when range is inside the codomain, मतलब when range is a proper set of codomain, when range is proper set of codomain, मैंने यहां वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगाई, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगाई ना। when range is proper set of codomain, proper set का मतलब समझते हैं, मतलब रेंज छोटी होगी कोडोमेन से, छोटा सेट होगी कोडोमेन से, तब फंक्शंस को बोलते हैं इनटू। कैसे याद रखेंगे? रेंज इज इनसाइड द कोडोमेन, रेंज इज इनसाइड द कोडोमेन, इनसाइड। रेंज कोडोमेन के अंदर है, रेंज कोडोमेन से छोटी है, तब फंक्शन को क्या बोला जाएगा बेटा? इनटू। ऑन टू, ऑन टू, ऑन वर्ड का मतलब समझते हैं, उसके ऊपर। क्या आप सीट के ऊपर बैठ गए, रेंज इज ऑन कोडोमेन, बड़ी तो हो नहीं सकती, तो क्या हो जाएगी? बराबर। कब बोलेंगे हम फंक्शन ऑन टू है? हम फंक्शन ऑन टू है कब बोलेंगे बेटा? व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज ऑन कोडोमेन, तब हम बोलेंगे फंक्शन क्या है बेटा मेरा? तब हम बोलेंगे फंक्शन क्या है? ऑन टू, ऑन टू। इनटू कब बोल रहे थे? इनटू कब बोल रहे थे? जब रेंज छोटी थी कोडोमेन से। याद रखेंगे, वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। इनटू, रेंज इज इन कोडोमेन, इनसाइड कोडोमेन। ऑन टू, रेंज इज ऑन कोडोमेन, इक्वल टू कोडोमेन। समझ रहे हैं? दो तरीके से कैटेगराइजेशन कर रहे हैं बेटा, एक है इनपुट के बेसिस पे, एक है आउटपुट के बेसिस पे। देख रहे हैं कैटेगराइजेशन? इनपुट के बेसिस पे है 1 1 या मैनी वन, और आउटपुट के बेसिस पे है ऑन टू या इनटू। आउटपुट के सारे एलिमेंट मैप्ड हैं या कोई छूट जा रहे हैं? सारे एलिमेंट मैप्ड होंगे आउटपुट के, तो क्या बोलूंगा मैं उसको? ऑन टू। कोई एलिमेंट छूट जाएगा आउटपुट से तो क्या बोलूंगा? इनटू। इनपुट से तो कोई एलिमेंट छूटना ही नहीं चाहिए, वरना वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इनपुट से छूटने या नहीं छूटने की बात ही नहीं होगी। समझ रहे हैं? क्या है दो कैटेगराइजेशन? बोलिए बेटा, दो कैटेगराइजेशन बोलिए। फंक्शन 1 1 या मैनी वन टाइप का हो सकता है, और फंक्शन ऑन टू टाइप का हो सकता है या इनटू टाइप का हो सकता है। ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, और 1 1 होगा तो मैनी वन नहीं होगा। लेकिन 1 1 हुआ तो इनटू हो सकता है, 1 1 हुआ तो ऑन टू भी हो सकता है, मैनी वन हुआ तो इनटू भी हो सकता है, मैनी वन हुआ तो ऑन टू भी हो सकता है। तो टोटल कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो गया फंक्शन इसके बेसिस पे? 4 कैटेगरीज में हो गया बेटा। देखें चारों कैटेगरीज को। तो पहली कैटेगरी है 1 1 एंड ऑन टू। ध्यान से देखिए, 1 1 एंड ऑन टू। सारे इनपुट मैप्ड हैं, होनी चाहिए। आउटपुट्स सारे मैप्ड हैं क्या? हाँ, आउटपुट भी सारे मैप्ड है, कोई नहीं छूटा आउटपुट में से। तो ये इनटू हुआ या ऑन टू हुआ? ऑन टू। क्या एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है या मल्टीपल इनपुट्स के एक आउटपुट आ पा रहे हैं? एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ पा रहा है, तो मतलब फंक्शन कैसा है? 1 1। तो 1 1 एंड ऑन टू। ये मैपिंग को देखिए, क्या दिक्कत हुई इस मैपिंग में? आउटपुट में कुछ एलिमेंट छूट गए। 1 1 है या मैनी वन है? पहले मैनी वन है क्या? अरे देखिए मैपिंग, 1 1 है या मैनी वन है? 1 1 दिख रहा है। मल्टीपल इनपुट्स के सेम आउटपुट नहीं है कहीं भी ना, तो 1 1 है। लेकिन सारे आउटपुट इंक्लूड
नहीं हुए, तो ऑन टू है या इनटू है? इनटू। रेंज केवल ये 4 एलिमेंट की है, बट कोडोमेन 7 एलिमेंट्स की है, तो रेंज छोटी है कोडोमेन से, तो इनटू हो गए। नेक्स्ट देखिए, 1 1 है या मैनी 1 है? मैनी 1। भाई 2 इनपुट्स के एक सिंगल आउटपुट आ गया, हो सकता है ऐसा फंक्शन में? बिल्कुल हो सकता है, फंक्शन की कोई कंडीशन वायलेट नहीं की उसने, बट ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? 1 1 है या मैनी 1 है? मैनी 1। दूसरी बात, ऑन टू है या इनटू है? ऑन टू, क्योंकि आउटपुट में कोई नहीं छूटा हुआ है, आउटपुट में 3 ही एलिमेंट्स थे कोडोमेन में, रेंज में भी कोड 3 ही एलिमेंट्स हैं। और आखिरी वाला क्या? मैनी 1 एंड इनटू। एलिमेंट भी छूट गए आउटपुट में, और मैनी सिंगल पे भी आ गए, मैनी 1। ठीक है, क्लियर है? इसमें से हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन चारों में से कौन सा होगा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ फंक्शन फॉर अस। वाई? सीखेंगे बाद में जब टाइम आए। ठीक है, 12th क्लास में डिटेल में सीखेंगे, अभी भी सीखेंगे थोड़ा सा। केवल इस टाइप के फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी इन तीनों का, इन 3 टाइप के फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? सीखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, क्यों ये वाले फंक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कौन से वाले फंक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा? 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। ये वाले फंक्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ और नोमेनक्लेचर बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे। तो 1 1 को 1 1 टाइप के फंक्शंस को एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। दूसरा नाम है 1 1 टाइप के फंक्शंस का, जानते हैं क्या? जानता है 1 1 टाइप के फंक्शंस का दूसरा नाम? इंजेक्टिव। 1 1 वाले को दूसरे किस नाम से बुलाया जाता है? इंजेक्टिव। मैनी 1 को नहीं, मैनी 1 को कुछ नाम नहीं देते, और 1 1 को लेकिन स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या नाम है 1 1 का स्पेशल नाम? इंजेक्टिव। क्यों भाई 1 1 को ऐसा क्यों प्रेफरेंस दिया जा रहा है? क्योंकि 1 1 होना जरूरी है इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, मैनी 1 होना जरूरी नहीं है, मैनी 1 नहीं होना चाहिए फंक्शन, 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 को स्पेशल नाम दिया जा रहा है बेटा, क्या? इंजेक्टिव। दूसरा, इन दोनों में से ऑन टू को स्पेशल नाम दिया जाता है, इनटू और ऑन टू में से इसको स्पेशल नाम दिया जाता है ऑन टू। जैसे एक घर का नाम होता है, एक ऑफिशियल नाम होता है ना आपका। लोगों के अलग अलग नाम होते हैं ना, घर में किसी और नाम से बुलाते हैं, फिर स्कूल में किसी और नाम से बुलाते हैं, मल्टीपल नाम हो सकते हैं लोगों के। और जो खास लोग हैं उनके तो और भी ज्यादा मल्टीपल नाम हो सकते हैं। तो ऑन टू का एक स्पेशल नाम दिया गया है, इनटू का नहीं, इसका ऑन टू का। ऑन टू का दूसरा स्पेशल नाम है सरजेक्टिव। क्या नाम है इसका? सरजेक्टिव। सरजेक्टिव। ऑन टू का दूसरा स्पेशल नाम क्या है बेटा? ऑन टू का दूसरा स्पेशल नाम क्या है? सरजेक्टिव। क्या है? सरजेक्टिव। सरजेक्टिव। 1 1 और मैनी 1 में से किसको स्पेशल नाम दिया था बेटा? 1 1। क्या नाम है 1 1 का? इंजेक्टिव। और इनटू और ऑन टू में से किसको स्पेशल नाम दिया गया है? ऑन टू को। क्या नाम है ऑन टू का? सरजेक्टिव। अब मैं ये नाम याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, वरना बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है नामों में, इसलिए ट्रिक बता रहा हूं एक, ध्यान से सुनेंगे ट्रिक। मुझे पर्सनली खुद याद नहीं रहती ऐसी चीजें, तो मैं ट्रिक
बना लेते हैं, ट्रिक बना के याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलते फिर। तो इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, इंजेक्शन समझते हैं? इंजेक्शन, इंजेक्शन समझते हैं? इंजेक्शन, एक इंजेक्शन एक ही जगह लगेगा या एक इंजेक्शन मल्टीपल जगह लग सकता है, या मल्टीपल इंजेक्शंस में एक जगह लगा सकता हूं क्या? इंजेक्शन लगाया कभी आपको? इंजेक्शन लेते हैं, एक जगह लगाते हैं, ठीक है लगा दिया। अब दूसरा इंजेक्शन लाएंगे, क्या वो भी उसी जगह लगाएंगे? कहीं और लगाते हैं अगर एक से ज्यादा इंजेक्शन लगने हो तो इंजेक्टिव, इंजेक्शन, इंजेक्शन, एक इंजेक्शन एक ही जगह लगता है। तो इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ? एक इनपुट एक ही आउटपुट देगा, 1 1। कंफ्यूजन क्लियर होगा? इंजेक्टिव मतलब 1 1, एक इंजेक्शन एक ही जगह लगता है, दो इंजेक्शन एक जगह नहीं लगते। इंजेक्टिव याद रहेगा, कंफ्यूजन तो नहीं होगा बेटा। अगला है सर्जेक्टिव। तो कंफ्यूजन ये होता है कि भाई सर्जेक्टिव ऑन टू का नाम है या इनटू का नाम है, किसको सर्जेक्टिव बोलते हैं? इनटू को सर्जेक्टिव बोलते हैं या ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं? सर्ज, सर्ज, सर्ज का मतलब होता है फैलना। सर्ज इंग्लिश वर्ड है, सर्ज का मतलब होता है फैलना। जैसे कभी आपने सुना होगा बिजली का सर्ज आ गया, लाइटनिंग का सर्ज, जैसे बहुत बड़ी लाइटनिंग एक साथ मल्टीपल जगह पे गिर गई। सर्ज का मतलब क्या होता है? सर्ज का मतलब क्या होता है? फैलना। इंग्लिश वर्ड है, पता होना चाहिए इसका मीनिंग। तो कौन फैल रहा है? रेंज कोडोमेन पे फैल जा रही है। अगर रेंज पूरी कोडोमेन पे फैल गई तो मतलब तो मेरा फंक्शन क्या बोला जाएगा? सर्जेक्टिव। क्या बोला जाएगा? सर्जेक्टिव। सर्ज, सर्ज वर्ड का मतलब होता है फैलना। कौन किस पर फैल रहा है? कौन किस पर फैल रहा है बेटा? रेंज फैल रही है कोडोमेन पे, पूरी फैल गई तो क्या बोला जाएगा फंक्शन को? सर्जेक्टिव। याद रहेगा, नाम स्पेशल है बेटा और हमेशा के लिए याद रखने हैं। इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि ये केवल अभी नहीं, 12th क्लास में भी, बल्कि अभी 12th क्लास में सेम चैप्टर चल रहा है। मतलब जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो यही चीज पढ़ रहे हैं, यही चीज पढ़ रहे हैं। मतलब अगले साल इसी टाइम पे आप वापस ये चीज पढ़ रहे होंगे, बट और ज्यादा डिटेल में, और ज्यादा डेप्थ में सेम चीज पढ़ रहे होंगे एक साल के बाद। तो लेकिन अभी से याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या है बेटा? फंक्शन के टाइप, फंक्शन के टाइप क्या क्या है? 4 टाइप के फंक्शंस पॉसिबल हैं, नाम बोलिए। 1 1, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू। इसमें सबसे स्पेशल कौन से हैं? 1 1 ऑन टू सबसे स्पेशल है, ठीक है। 1 1 का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, एक इनपुट एक आउटपुट। और ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव। ऑन टू रेंज सर्च कर जाएगी, फैल जाएगी कोडोमेन। नाउ functions which are 1 1 as well as on to, functions which are 1 1 as well as on to, which are injective as well as surjective are given special name bijective। लिखेंगे bijective, एक और स्पेशल नाम क्या? bijective लिखेंगे। functions which are injective as well as surjective, functions which are injective as well as surjective are called bijective। functions which are injective, functions which are injective as well as surjective, functions which are injective as well as surjective
are given the name what? Bijective. Are given the name bijective. Functions which are injective as well as surjective are given the name what beta? Bijective. और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ओनली bijective functions can have inverse function. Only bijective functions का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है. क्यों? सीखेंगे थोड़ा टाइम. ठीक है, सीखेंगे इनवर्स फंक्शन भी सीखेंगे हम. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. ठीक है. हाँ, डोमेन रेंज कल की क्लास में करेंगे. ठीक है, डोमेन रेंज कल की क्लास में करेंगे. डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना कल की क्लास में करेंगे. टाइम चाहिए उसके लिए. और ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ्स हैं, आज फिजिक्स में भी किए थे. जैसे ये आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन किसे बोला जाता है बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है y इज इक्वल टू एक्स को. आइडेंटिटी फंक्शन उसे बोला जाता है कि कोई इनपुट देने पे सेम ही आउटपुट आए. मतलब आप 1 इनपुट दें तो 1 ही आउटपुट आए, 5 इनपुट दें तो 5 ही आउटपुट आए, 10 इनपुट दें तो 10 ही आउटपुट आए. तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन. ठीक है. तो ऐसा कौन सा फंक्शन है? x की पावर 1, y इज इक्वल टू एक्स. या कभी कभी हम ऐसे भी लिखेंगे बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, y की जगह f ऑफ x भी लिखेंगे. फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स, मतलब खुद आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाए. ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन. और ग्राफ कैसा होता है ऐसे फंक्शन का? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंक्लाइंड एट व्हाट एंगल? 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस. y इज इक्वल टू एक्स. आइडेंटिटी फंक्शन. ये है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. कैसा कैसा ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का? हॉरिजॉन्टल लाइन. कैसे भाई? आप x कुछ भी डालें, y इज इक्वल टू 5, मतलब आउटपुट 5 ही आना है. इनपुट 1 हो, 2 हो, 10 हो, -100 हो, कुछ भी हो, आउटपुट सेम वैल्यू आनी है 5. तो कैसा ग्राफ बनेगा उसका? ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बेटा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. दिख रहा है क्या? y इज इक्वल टू x का ग्राफ कैसा? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन. इंक्लाइंड एट व्हाट एंगल फ्रॉम x एक्सिस? 45 डिग्री एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. आज तो हमने और डिफिकल्ट देखे थे फिजिक्स में. y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, वो सब. मॉड फंक्शन करेंगे कल की क्लास में. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मॉड फंक्शन अभी तक नहीं सीखा होगा आपने, कभी देखा नहीं होगा शायद. मॉड फंक्शन डिटेल में करेंगे कल की क्लास में. मॉड फंक्शन. तो ये दो तो आई थिंक क्लियर हो जाने चाहिए. ये बेसिक फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन. ठीक है. और कल की क्लास में हम डोमेन रेंज फाइंड करना भी सीखेंगे और बात करेंगे मॉड फंक्शन. मॉड फंक्शन को डिटेल में बात